हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी की कहानी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर हिंदुस्तानी को जानना बेहद ही जरूरी है। यह मूवी 1990 में कश्मीर में हिंदू जेनोसाइड्स के ऊपर बनाई गई एक बेहतरीन मूवी है। साथ ही साथ ये मूवी हमको एक ऐसी सीख देती है कि जब हम कुछ ऐसे लोगों को अपना साथी समझ लेते हैं जो कि एक ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जिसमें दूसरे धर्मों के लिए सिर्फ नफरत है, तब ऐसे लोग आपको किस तरीके से धोखा दे सकते हैं और आपको तिल तिल मरने पर मजबूर कर सकते हैं। मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे कि इस मूवी में उजागर किया गया है और आज तक हर हिंदुस्तानी से उस सच को छुपा कर रखा गया था। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जहाँ एक बच्चा खेलते खेलते भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम लेकर खुशी मनाने लगता है। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग जो कि मुस्लिम समुदाय से होते हैं उस बच्चे को वहीं पर मारने लगते हैं क्योंकि वह भारत के खिलाड़ी का नाम लेकर खुशी मना रहा था। और देखते ही देखते कश्मीर की खूबसूरत वादियों में कुछ मजहबी नारे गूंजने लगते हैं, जिसमें सबसे हाईलाइटेड नारा होता है रालिब गालिब या चालिब, जिसका मतलब होता है कि या तो अपना धर्म बदलो या भागो या फिर मर जाओ। यह नारा एक तरीके की धमकी होती है कश्मीर में रह रहे हिंदुओं के लिए। 1990 में कश्मीर के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि आए दिन हिंदुओं को और भारतीय फौजियों को कत्लेआम करना वहां आम बात हो चुकी थी। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। तभी मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ इस्लामिक टेररिस्ट पुष्कर नाथ पंडित के बेटे करण को मारने के लिए उनके घर में घुस जाते हैं। करण जान बचाने के लिए चावल से भरे हुए एक ड्रम में घुस जाता है, लेकिन करण का जान पहचान वाला ही जो कि मुस्लिम समुदाय से होता है वह उन टेररिस्टों को बता देता है कि करण कहाँ छिपा है और टेररिस्ट वहां पहुंचकर करण को मार देते हैं। साथ ही साथ वे करण की पत्नी शारदा और उनके दोनों बच्चों को भी पकड़ लेते हैं। तभी बिट्टा का एक जिहादी नारा यहाँ पे सुनने को मिलता है, अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और वह शारदा से कहता है कि अगर वह अपने पति के खून में सने हुए चावल को खाएगी तभी वह उसके बच्चों को जिंदा छोड़ेगा। और मजबूरन अपने बच्चों की खातिर शारदा एक हिंदू पंडित होने के बावजूद अपने ही पति के खून में सने हुए चावलों को मुंह लगाती है। यहाँ हम देखते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को इस्लामिक जिहादियों ने किस तरीके से प्रताड़ित किया था। इसके बाद मूवी 30 साल आगे चली जाती है, जहाँ हम एक कृष्णा पंडित नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि शारदा का ही छोटा बेटा होता है। अब वह बड़ा हो चुका है और दिल्ली की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, जहाँ कृष्णा पंडित यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर राधिका मेनन के संपर्क में आ जाता है। एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होने के बावजूद राधिका मेनन की इतनी गिरी हुई सोच होती है और वह भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ काम करने वाले टेररिस्टों का साथ देती है। और साथ ही साथ वह वहाँ के स्टूडेंट्स को भी कश्मीर के बारे में झूठ बताकर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फोर्सेस के खिलाफ भड़काती है, जिस कारण वहाँ के स्टूडेंट्स टेररिस्टों का सपोर्ट करने लगते हैं और कश्मीर को भारत से अलग करने की डिमांड करने लगते हैं। कृष्णा पंडित, जिसके पूरे परिवार को कश्मीर के इस्लामिक जिहादियों ने मार दिया था, आज वो उन्हीं का सपोर्ट कर रहा होता है क्योंकि राधिका मेनन उसके दिमाग में झूठ भरकर उसका ब्रेन वॉश कर चुकी होती है। कृष्णा के दादा पुष्कर नाथ जी कृष्णा को समझाते हैं कि वह जिन लोगों का साथ दे रहा है वे सभी देश विरोधी लोग हैं और वे लोग उसे कश्मीर के बारे में सिर्फ और सिर्फ झूठ बता रहे हैं। जहाँ शंकराचार्य ने तप किया वो कश्मीर हमारा, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? लेकिन कृष्णा अपने दादा पुष्कर नाथ जी की बातों को नजरअंदाज कर देता है। पुष्कर नाथ जी की डेथ के बाद कृष्णा उनकी अस्थियों को लेकर उनके 4 दोस्तों आईएएस ब्रह्मदत्त, डीजीपी हरिनारायण, जर्नलिस्ट विष्णु और डॉक्टर महेश से मिलने के लिए पहुंचता है क्योंकि पुष्कर नाथ जी की आखिरी इच्छा होती है कि वह उनके दोस्तों को लेकर उनके कश्मीर के घर में वापस जाए और उनकी अस्थियों को उसी घर में बिखेर दे जहाँ से वे 1990 में जान बचाकर भागे थे। कृष्णा को 1990 में हुए कश्मीरी जेनोसाइड के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसे लगता है कि उसके माता पिता की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी। कृष्णा का मानना होता है कि भारतीय फौजी कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करते हैं, जिस कारण वहाँ के लोग आतंकवादी बनकर फौजियों को मार रहे हैं। और यह सब सुनकर ब्रह्मदत्त और कृष्णा में काफी बहस हो जाती है। ब्रह्मदत्त 1990 के जेनोसाइड्स के दौरान वहाँ के डीएम रह चुके थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कश्मीर के मुस्लिम पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे और दिन रात कश्मीर में हर जगह से एक ही आवाज आती थी कि हिंदू काफिरों, कश्मीर में अपनी औरतों और बेटियों को छोड़कर भाग जाओ अन्यथा मारे जाओगे। मूवी की स्टोरी वापस 1990 में बैक चली जाती है, जहाँ पुष्कर नाथ अपने 4 दोस्तों के साथ में बैठे हुए होते हैं और वे आईएएस ब्रह्मदत्त से कहते हैं कि उन्हें यहाँ के सीएम से बात करनी चाहिए। लेकिन कश्मीर के सीएम भी इन आतंकवादियों को साथ दे रहे थे क्योंकि वे आतंकवादी संगठन जेकेएलएफ के कमांडर बिट्टा से मिले हुए थे। वहीं दूसरी ओर मौजूदा भारत के प्रधानमंत्री भी सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उनका मानना था कि कश्मीर के सीएम शेख अब्दुल्ला उनके दोस्त हैं और अगर वह कुछ करते हैं तो वह बुरा मान जाएंगे। मतलब हिंदू मरे, फौजी मरे या हजारों जान जाएं, लेकिन टेररिस्टों का साथ देने वालों के साथ दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए।
ये थी उस समय की गवर्नमेंट की सोच। जर्नलिस्ट विष्णु उस समय मीडिया में थे और उस समय की मीडिया भी कश्मीर में हिंदुओं के साथ हो रहे इस कत्लेआम को छुपाने में लगी थी। ब्रह्मदत्त के सामने ही भारतीय फौजियों को मारा जा रहा था, लेकिन ना तो कश्मीर की गवर्नमेंट कुछ कर रही थी और ना ही इंडियन गवर्नमेंट। मौजूदा गवर्नमेंट इन सब बातों को इस तरीके से नजरअंदाज कर रही थी कि जैसे कश्मीर कभी भारत का हिस्सा है ही नहीं। ब्रह्मदत्त कृष्णा को बताते हैं कि उसके पिता को किस तरीके से मारा गया था और करीब 5 लाख हिंदुओं को कैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था और वहां की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही तमाशा देख रही थी। कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में रिफ्यूजी माइग्रेंट बनकर रह रहे थे, जबकि मीडिया यह बता रही थी कि कश्मीर के हिंदू कश्मीर के मुस्लिमों पर अत्याचार करते थे, जिस कारण वहाँ के मुस्लिमों ने उनका विरोध किया और कश्मीरी हिंदू अपनी इच्छा से ही कश्मीर छोड़कर चले गए। इस तरीके का झूठ मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा था। यहाँ डीजीपी हरि सिंह ये कहते हैं कि विष्णु जैसे मीडिया कर्मियों ने ही इन जिहादी टेररिस्टों का साथ दिया था और पब्लिक को न्यूज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा गया था। ब्रह्मदत्त कृष्णा को बताते हैं कि कैसे उनके दादा पुष्कर नाथ अपनी आखिरी सांस तक कश्मीर में मारे गए और वहां से प्रताड़ित करके भगाए गए हिंदू पंडितों के लिए आवाज उठाते रहे थे। उनकी बस एक ही डिमांड थी कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाकर कश्मीरी हिंदुओं को वापस उनके घर भेजा जाए। और उसके बाद वे सभी पुष्कर जी के पैतृक घर पहुंचकर उनकी अस्थियों को बिखेर देते हैं और इस प्रकार फाइनली पुष्कर नाथ जिंदा रहते ना सही परंतु मृत्यु के पश्चात अपने घर पहुंच ही जाते हैं। इसके बाद मूवी में आतंकी बिट्टा का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है। मूवी का यह सीन आतंकी बिट्टा कराटे के रियल इंटरव्यू से प्रेरित है, जिसमें वह क्लियरली बता रहा है कि उसने कितनी जानें ली थी और किसके कहने पर ली थी। इस रियल इंटरव्यू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। इसके बाद कृष्णा अपने प्रोफेसर राधिका मेनन के साथी से मिलने जाता है, जो कि JKLF का कमांडर होता है। कृष्णा देखता है कि राधिका मेनन और JKLF कमांडर की एक साथ फोटो है। राधिका मेनन और JKLF कमांडर की ये साथ में ली गई फोटो रियल लाइफ के JKLF के कमांडर यासिन मलिक और JNU की प्रोफेसर निवेदिता मेनन से प्रेरित है। इस फोटो को आप रियल में भी देख सकते हैं, जहां JNU की प्रोफेसर JKLF के कमांडर यासिन मलिक के साथ बहुत ही खुशी से मुलाकात कर रही है। कृष्णा JKLF के कमांडर से कहता है कि उसने क्यों इतने कश्मीरों को मारा था, लेकिन JKLF कमांडर कृष्णा को इस तरीके से ब्रेन वॉश करता है कि वह इन सभी बातों को झूठ मानने लगता है और वह कहता है कि उसके परिवार को आतंकियों ने नहीं बल्कि भारतीय फौजियों ने मारा था। इसलिए हमें भारत और भारतीय फौजियों के खिलाफ एक साथ मिलकर काम करना होगा और कश्मीर को भारत से आज़ाद कराना होगा। इसके बाद कृष्णा सीधे ब्रह्मदत्त जी से मिलता है और वह उनसे कहता है कि वह सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उसके परिवार को इस्लामिक टेररिस्टों ने नहीं बल्कि इंडियन फोर्सेज ने मारा था। तब ब्रह्मदत्त कृष्णा से कहता है कि तुम इतने ब्रेन वॉश हो चुके हो कि तुम्हें झूठ और सच में अंतर नहीं पता। जो लोग झूठे होते हैं वो सच से हमेशा दूर भागते ही नजर आते हैं क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि वह सच का सामना कर सके। उसके बाद ब्रह्मदत्त कृष्णा को अपने पास पड़े सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, जिसमें कश्मीर में मरने वाले सभी हिंदू परिवारों का लेखा जोखा होता है और किस तरीके से उसकी मां को भारत में एक रिफ्यूजी बनकर रहने के बावजूद भी कश्मीर के आतंकियों द्वारा रेप किया गया और एक लकड़ी काटने वाली आरा मशीन में डालकर उसका बीच में से काट दिया गया था। और साथ ही साथ वहाँ रह रहे सभी कश्मीरी पंडितों और औरतों को लाइन में खड़ा करके एक एक करके सबके सर में गोली मार दी गई थी, जिसमें उसका बड़ा भाई शिवा भी शामिल था। मूवी में शारदा रियल लाइफ की एक हिंदू लड़की गिरिजा टिक्कू की भूमिका में है, जिससे कश्मीर के इस्लामिक जिहादियों ने बुरी तरीके से रेप करके आरा मशीन में बीच से काट दिया था। उस समय गिरिजा की उम्र मात्र 21 साल थी। और यह सब जानकर कृष्णा वापस यूनिवर्सिटी लौटता है और सबको कश्मीर की हकीकत बताता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के ब्रेन वॉश्ड स्टूडेंट्स और राधिका मेनन इस सच को हजम नहीं कर पाते और उल्टा कृष्णा को ही ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन कृष्णा जिस तरीके से कश्मीर की हकीकत सबको बताता है वो हकीकत हम सबको भी जानने की जरूरत है। कृष्णा का यूनिवर्सिटी में दिया गया यह भाषण आपको और हमें सुनना बेहद ही जरूरी है, जो कि कश्मीर की सारी हिस्ट्री खोल कर रख देगा। द कश्मीर फाइल्स ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है, जहां से आप इस मूवी को देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी की इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, हर हर महादेव।